नमस्कार। चलिए आज समझते हैं उस एक बड़े आइडिया को जो भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश को एक धागे में पिरो कर रखता है। ये आइडिया है फेडरलिज्म यानी संघवाद। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब फेडरलिज्म देने की कोशिश करता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि दिल्ली में बैठी सरकार और आपके अपने राज्य की सरकार दोनों के पास अपनी अपनी भूमिका निभाने की ताकत हो, ताकि देश एक बना रहे। तो आज के इस सफर में हम संघवाद की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये असल में है क्या, फिर देखेंगे कि इसकी नींव किन खासियतों पर टिकी है, ये बनता कैसे है, और हाँ, फिर हम अपने देश भारत के उदाहरण से समझेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं फेडरलिज्म या संघवाद, तो असल में इसका मतलब क्या है? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। संघवाद सरकार चलाने का वो सिस्टम है जहां पावर किसी एक हाथ में नहीं होती, बल्कि अलग अलग लेवल या स्तरों पर बंटी होती है। जैसे एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी केंद्र सरकार और उसके नीचे कई स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकारें। इसी को पावर का वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना करते हैं यूनिटरी सिस्टम से। जरा सोचिए, एक ऐसी सरकार के बारे में जहां सारी की सारी पावर एक ही जगह यानी सेंटर में हो, वो होता है यूनिटरी सिस्टम। लेकिन फेडरल सिस्टम में राज्यों के पास भी अपनी असली संवैधानिक शक्तियां होती हैं, और वो सिर्फ केंद्र के आदेशों पर नहीं चलते। इसका एक बढ़िया उदाहरण बेल्जियम है, जो 1993 में यूनिटरी से फेडरल बना ताकि उसके अलग अलग क्षेत्रों को ज्यादा अधिकार मिल सकें। तो क्या सिर्फ पावर बांट देने से कोई भी देश फेडरल बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक असली फेडरल सिस्टम की पहचान कुछ बहुत ही खास फीचर्स से होती है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। जी हां, ये हैं वो 7 स्तंभ जिन पर एक मजबूत फेडरल ढांचा खड़ा होता है। ये वो 7 नियम हैं जो इस पूरे खेल को, मतलब इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अब देखिए, ये सातों फीचर्स मिलकर एक कमाल का बैलेंस बनाते हैं। पहली बात, सरकार के कम से कम 2 लेवल होते हैं। दूसरी, हर लेवल का अपना जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र होता है, मतलब कौन किस मुद्दे पर कानून बनाएगा या टैक्स लेगा, ये सब तय होता है। और ये सब कहाँ लिखा है? संविधान में, जिसे कोई भी सरकार अकेले बदल नहीं सकती। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अदालतें फैसला करती हैं। और हाँ, पैसों के लिए भी हर लेवल के अपने स्रोत तय होते हैं ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। और इन सब का मकसद दोहरा है, देश को एक रखना और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों की विविधता का सम्मान करना। और ये पॉइंट तो बहुत ही जरूरी है। सोचिए, क्रिकेट मैच में अगर 2 टीमों में झगड़ा हो जाए तो कौन फैसला करता है? अंपायर। ठीक वैसे ही जब केंद्र और राज्य के बीच किसी पावर को लेकर विवाद होता है तो हमारी न्यायपालिका, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, एक निष्पक्ष अंपायर की भूमिका निभाती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सभी फेडरेशंस एक ही तरह से नहीं बनते। उनके बनने के 2 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें कई छोटे छोटे आज़ाद देश मिलकर एक बड़ी और ज़्यादा ताकतवर यूनिट बनाते हैं, जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। यहाँ आमतौर पर सभी राज्यों के पास बराबर की पावर होती है। और दूसरा रास्ता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें एक बहुत बड़ा और विविधताओं से भरा देश अपनी एकता को बनाए रखने के लिए खुद अपनी शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांट देता है, जैसे कि हमारा भारत, स्पेन या बेल्जियम। यहाँ अक्सर केंद्र राज्यों से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो चलिए अब अपना पूरा फोकस भारत पर करते हैं, जो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प उदाहरण है। भारत इतना बड़ा और विविध है कि हमारे संविधान ने शुरू में 2 लेवल की सरकार बनाई, केंद्र और राज्य। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि लोकतंत्र को और भी जमीनी स्तर तक ले जाना जरूरी है। इसीलिए एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, पंचायत और नगर पालिका का। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका मकसद था कि शासन, मतलब डेमोक्रेसी, सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में न रहे, बल्कि हर गांव, हर शहर तक पहुंचे। भारत में ये पावर डिवीजन संविधान में 3 लिस्ट के जरिए बहुत ही साफ साफ किया गया है। पहली है यूनियन लिस्ट, जिसमें वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स। इन पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिसमें राज्यों के लिए जरूरी विषय हैं, जैसे पुलिस या कृषि। इन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और फिर है कनकरेंट लिस्ट,
जिसमें ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में कोई टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। सोचिए, जब संविधान लिखा जा रहा था तब किसने सोचा था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दे भी आएंगे? तो इन पर कानून बनाने की पावर किसके पास है? तो ऐसे जो भी नए विषय हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें कहते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, यानी अवशिष्ट विषय। और हमारे संविधान के मुताबिक इन सभी नए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। ये होल्डिंग टुगेदर मॉडल की एक और खासियत है, जिसे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म भी कहते हैं। मतलब भारत में सभी राज्यों को बराबर की शक्तियां नहीं मिली हैं। कुछ राज्यों को उनकी खास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए संविधान के आर्टिकल 371 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। और इस पूरे पावर शेयरिंग के ढांचे को बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है। क्यों? ताकि कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से इसे बदल न सके। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए और उसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। अभी तक हमने सिर्फ नियमों और कानूनों की बात की, लेकिन किसी भी फेडरलिज्म की असली कामयाबी सिर्फ कागजों पर लिखे शब्दों से नहीं होती। उसकी असली सफलता उसे अपनाने की भावना में, उसकी स्पिरिट में छिपी होती है। कानून तो जरूरी हैं, पर वो काफी नहीं है। असली परीक्षा इस बात की है कि देश के नेता और नागरिक इन नियमों को किस भावना से अपनाते हैं। क्या वे सहयोग की भावना से काम करते हैं या हमेशा सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं? यही सहयोग की भावना ही संघवाद की सफलता की असली गारंटी है। भारत में संघवाद की ये भावना 3 बड़े तरीकों से मजबूत हुई है। पहला, भाषा के आधार पर राज्यों का बनना। इससे देश और ज्यादा एकजुट हुआ। दूसरा, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी, जिसमें किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, बल्कि 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और तीसरा, 1990s के बाद गठबंधन सरकारों का दौर, जिसने केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी और सम्मान की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। और आखिर में सारी बात इसी पर आके टिकती है। संघवाद सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये एक समझौता है। अलग अलग सरकारों और अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी विश्वास और एक साथ मिलकर रहने का समझौता। यही वो सवाल है जो हर फेडरल देश के दिल में धड़कता है। पावर का वो सही बैलेंस क्या है? ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती रहेगी और इसी के जवाब में किसी भी देश का भविष्य छिपा होता है। सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।